ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में एवरीवन सबसे पहले हमने देखा था कि भाई इस चैप्टर में एसी सर्किट के बारे में या एसी करंट के बारे में या अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने से पहले हमने दो लॉ पढ़े थे, है ना? क्या नाम था उनका? हाँ, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? ओके, जहां कहीं ये होगा क्या होगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये पहला लॉ था, है ना? और दूसरा लॉ कहता है ओके कि भैया ये जो आपका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है ओके वो और आपका जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों आपस में बराबर। यहीं तक की कहानी थी एवरीवन। और मैंने इन दोनों के ऊपर बेस्ड आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, फाई कौन है सर? फाई है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई कौन है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, डी फाई बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको? ई को। ई कौन है आपका? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो ये दो लॉ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भैया कि इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है, इस टाइप के ईएमएफ जो से जो करंट प्रोड्यूस होता है, किस टाइप के ईएमएफ से? उस करंट को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? इंड्यूस्ड करंट। सही है, ओके। चलो भाई, उसके बाद हमने जरा ये देखा था कि ये दो टाइप के करंट क्या क्या होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो भाई अल्टरनेटिंग करंट वो है जिसमें पोलैरिटी बार बार, मतलब भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगले ही सेकंड में उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वो इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है भैया, यानी जो प्लस है वो आखिरी तक प्लस, जो माइनस है वो आखिरी तक। सिंपल, ठीक है। चलो ओके एवरीवन हियर। तो एवरीवन अब इसमें यहां पे आएंगे, क्या टॉपिक लिखा है? एसी जनरेटर। ओके, अब एसी जनरेटर है क्या चीज, लिखा है यहां पे, क्वेश्चन पढ़ना जोर से। तो ये जनरेटर क्या है सुनो एवरीवन, एक ऐसा जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इसको कन्वर्ट करे किस में, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो निकलनी चाहिए ना वो इस फॉर्म में निकलनी चाहिए। किस फॉर्म में? सुना आपने एवरीवन? आपने कोई मैकेनिकल काम किया, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने साइकिल चलाया तो आप मैकेनिकल काम कर रहे हो, वो साइकिल का जो पेडल मारते 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 भैया आपने उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली, वो इस टाइप का करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, इस टाइप का। दो टाइप के करंट हमने पढ़े ना, अल्टरनेटिंग और कैसा करंट निकलना चाहिए। तब ऐसे जनरेटर को हम कहेंगे, तो ये होता है एसी जनरेटर भैया, जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी वो एसी करंट देना चाहिए। अब उसको हम लोग कहेंगे, बोलो, ऑब्वियसली जो एसी को जनरेट करता है वो एसी जनरेटर। ठीक है, चलो भाई, अब आगे लिखा है व्हाट डू यू मीन, पढ़ो। ठीक है, अब जरा ना टेक्निकल बात में घुसेंगे हम लोग। ठीक है भैया, करंट जनरेट हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। सुनो, अब इस करंट जो ये जो करंट जनरेट हुआ उसका नाम, और इसमें जो ईएमएफ लगी उसका नाम। तो बोला भैया टेक्निकली हमको बताओ कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहले ये याद कर लो, काम में आने वाला। मैं मीनिंग समझाऊंगा, पहले इसको याद कर लो। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। याद करो इसको, याद हो। सुनो सुनो एवरीबॉडी, ये क्या खेल है, ये जो फॉर्मूला है ना एवरीवन, सब लोग बोलो ये क्या फॉर्मूला है। ठीक है, E यानी ऑब्वियसली E आपका क्या है, हाँ ई नॉट क्या है सर, सब बोलो भाई। हाँ, साइन तो ट्रिग्नोमेट्री है। ओमेगा क्या है सर, सब बोलो ओमेगा क्या है, ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द एसी जनरेटर। और टी ऑब्वियसली क्या है, टाइम है। देखो मेरी बात सुनो,
सुनो ध्यान से, खेल क्या मतलब हमारे जनरेटर में ना, ध्यान से सुनो, हमारा ये जो एसी जनरेटर है ना, उसके अंदर एक कॉइल है। ओके, एक कॉइल है, ऐसा एक कॉइल है। वो कॉइल है ना, क्या रोटेट कर रहा है? क्या कर रहा है? वो कॉइल किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है? मतलब 1 सेकंड में 10 बार कर रहा है, या 1 सेकंड में 20 बार कर रहा है, 1 सेकंड में 50 बार कर रहा है, उसको हम कहते हैं। और क्योंकि वो रोटेट कर रहा है इसलिए उसको हम कहते हैं। नॉर्मली खाली वो आगे पीछे हो ना तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन अगर वो घूमे तो हम उसको, हाँ, तो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या है सर, ई और E0 ये क्या है? देखो मेरी बात सुनो, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें, सब सुनो, किसकी बात करें? बोलो ना, ऑल्टरनेटिंग की करंट की बात क्या मालूम है? सुनो मेरी बात है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी चीजें मालूम है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लो कहीं पे 220 वोल्ट का एसी करंट है, कहीं पे 220 वोल्ट का, दोनों जगह 220 वोल्ट है, एक जगह एसी है एक जगह डीसी है। मेरी बात सुनो, ये जो 220 वोल्ट का डीसी है ना, अब बोल दिया गया आपका 220 वोल्ट है तो वो फिक्स 220 वोल्ट ही है। लेकिन 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 ये जो 220 वोल्ट का एसी है ना, बोला गया आपको 220 वोल्ट का एसी है, लेकिन भैया उसका हाईएस्ट इतना होगा, कितना? 311 वोल्ट। वो अपन बाद में देखेंगे कैसे होता है, लेकिन याद रखना, मतलब बोलने के लिए आपको बोला गया 220 वोल्ट का एसी है, आप 220 वोल्ट के हिसाब से उसके पास गए, वो कितना था एक्चुअली? क्योंकि वो एसी करंट है, और एसी करंट बार 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 बार, तभी तो उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? ऑल्टरनेटिंग करंट का जब भी ग्राफ बनाया जाता है ना, वो ग्राफ ऐसे बनता है। मतलब ये जो 220 वोल्ट है ना, ये ऐसा ऊपर इधर रहेगा बीच में। ये 220 वोल्ट से ऊपर भी जा सकता है, 220 वोल्ट से कितना ऊपर जाएगा सर? मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? 311 वोल्ट। कितना नीचे जाएगा मैक्सिमम सर? -311 वोल्ट। ये होता है ऑल्टरनेट। बोलने के लिए तो आपने बोल दिया 220 वोल्ट है भाई, ऊपर भी जा सकता है, इसलिए तो उसका नाम रखा गया, क्योंकि वो बार बार ऑल्टरनेट करता है, यानी चेंज होता है। सुना आपने एवरेन? ये कहानी, बात समझ में आई? ओके, तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जितना बोला गया उतना नहीं, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब सुनो, अब इधर वापस आ जाओ, इधर इधर इधर, एवरीवन हियर। तो यहां पे इस फॉर्मूले में ये जो E0 है ना, क्या वो है हमारा? क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी उस एग्जांपल में बोला गया था 220 वोल्ट। कितना बोला गया था? 220 वोल्ट आपका E है, लेकिन कितना गया मैक्सिमम? वो 311 वोल्ट। वो आपका क्या है? E0, यानी सबसे टॉप वैल्यू। टॉप को इंग्लिश में, किसी माउंटेन का जो टॉप होता ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं पीक। पीक मतलब टॉप। ओके, बोलने के लिए क्या था? वो 220 वोल्ट, लेकिन उसका टॉप वैल्यू क्या था भैया? 311 वोल्ट। याद रखना, E क्या आपका 220 और E0 क्या आपका भैया? 311। और E0 क्योंकि सबसे टॉप वैल्यू है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पीक वैल्यू। सही है? ओके, तो भैया ये फॉर्मूला है। सब बोलो, क्या फॉर्मूला है? तो E हमारा क्या है? EMF। E0 हमारा क्या है? साइन तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ओमेगा हमारा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया? अरे भैया हम लोग किससे जनरेट कर रहे हैं? उस एसी जनरेटर के अंदर एक कॉइल क्या करता है, वो जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। और ऑब्वियसली एवरीवन, जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम। तो ये फॉर्मूला हो गया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। अब इसी पे डिपेंड करता है एक और एक फॉर्मूला, ये, और ये फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिंग करंट का। क्या फॉर्मूला है सब बोलो, जोर से बोलो भाई। हाँ, सेम ही तो है। जैसे भाई यहां पे आई करंट है और आई नॉट क्या है, तो जैसे जैसे ईएमएफ बार बार, तो करंट भी उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। क्यों सर? अरे भैया क्योंकि आई और ई एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
आई और ई एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जो जो चेंजेस ई में आएंगे साइमल्टेनियस चेंजेस, सुना आपने एवरीवन? हाँ, जरूरी नहीं कि दोनों का चेंज सेम हो, लेकिन चेंज होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, चलो अभी मेरी बात सुनो। तो आई क्या है? आई आपका अल्टरनेटिंग करंट है। आई नॉट क्या है? सब बोलो। तो इसमें भी वैसा है, किसी ने आपको बोल दिया भैया 220 करंट है, 220 एम्पियर का करंट है, बोलने के लिए 220 एम्पियर है भैया, वो 311 पे भी जा सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो ये क्या है भैया? अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन ये क्या है भैया? एक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है? उसके बाद साइन उधर भी था, साइन इधर भी है, ओमेगा उधर भी था, ओमेगा इधर भी है, टाइम उधर भी था, टाइम इधर भी। सर एक सेकंड सर, एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। कौन सर? सर ये कैसे आ गया? अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुन लो एवरीबॉडी। कहानी क्या है मालूम है? तो मैंने कहा आपसे कि जैसे जैसे ई में चेंज आता है वैसे वैसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, लेकिन सेम चेंज नहीं आता है, सेम चेंज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो एवरीबॉडी है, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो इन दोनों को, या वहां से एक रस्सी है, उसका दूसरा एंड अली के हाथ में है ना, वहां पे एक रस्सी, उसका दूसरा एंड अली के हाथ में, एक और रस्सी, उसका दूसरा एंड शाबान के हाथ में। अली को हमने बोला अली तुम्हारा काम है इस रस्सी में वेव देना। क्या देना? अली ने वेव देना चालू किया। ओके, शाबान को हमने बोला जो भी वो कर रहा है ना तुम भी वो करोगे, जो भी वो कर रहा है तुम भी वही करोगे, लेकिन हाँ एक चीज का ख्याल रखोगे, तुम उसके पहले नहीं करोगे, तुम उसके बात करोगे, और दूसरा तुम उससे कम करोगे। तुम उससे मतलब क्या है कि भाई अब अली जब ये कर रहा है ना तो अली को किसी को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाबान जब ये कर रहा है तो बार बार क्या करेगा? मतलब ये जो भी कर रहा है वो इस पर डिपेंड करता है, यस नो। अगर इसने हाथ ऊपर किया, उसने हाथ नीचे किया, मतलब जो जो चेंजेस इसमें आ रहे वो सारे चेंजेस लेकिन एक साथ नहीं आ रहे, क्योंकि ये उसको देख के करें तो वो 1 सेकंड का, मिली सेकंड का फर्क आएगा ना। तो अली जो है वो है हमारा ईएमएफ उन्हें, और ये शाबान जो है वो है हमारा करंट। क्या है? जो जो चेंजेस वो सारे चेंजेस लेकिन एक साथ और एक जैसा भी, इसीलिए ये टर्म आ गया अल्फा। अल्फा बता रहा है कि भैया दोनों के चेंजेस सेम, दोनों में थोड़ा फर्क है। सेम समझ में आया एवरीवन? नहीं तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता ना, वहां जैसे फॉर्मूला क्या था, E = E0 sin ओमेगा t, यहां पे भी होता, क्या होता? छोड़ो, ये वाला टर्म नहीं होता। ये टर्म का मतलब ही है कि भैया दोनों में फर्क है। फर्क को हम क्या बोलते हैं? अब यहां पे एंगल का फर्क है इसलिए बोलते हैं फेज डिफरेंस। देखो यहां क्लियर लिखा है, जोर से पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है? पढ़ो ना फिर से। मतलब भैया करंट और ईएमएफ एक साथ नहीं चल रहे, दोनों में फर्क है, दोनों में। बात समझ में एवरीवन? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एवरीवन। ओके, यहाँ पे देख लो एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किसका? ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी। देखो ये जो है ना, ये लाइन है ईएमएफ का और ये लाइन है ओमेगा, इसलिए ग्राफ को क्या बोलते हैं? सब बोलो, पढ़ो यार। ऐसा लगता है सर आप एक काम करो, आप बैठ के पढ़ाओ, हम लेट के सुनते हैं। हाँ, बड़ा जोर से यार। हाँ ओके, चलो मेरी बात सुनो यार। ओके, सबसे पहली बात, आप एक ग्राफ देख रहे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। क्या मतलब इसका? अल्टरनेटिंग। क्या भैया? अल्टरनेटिंग। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है।
ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करो, तो मैंने कहा था ये एक्सिस किसका है, ई का, ईएमएफ यानी कौन, ई, और ये एक्सिस किसका है, ओमेगा टी। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, और तो बस ऊपर वाले को कहते हैं प्लस ई जीरो, नीचे वाले को कहते हैं पीक वैल्यू है, इसको कहते हैं पॉजिटिव पीक वैल्यू ना आपने एवरेन, पॉजिटिव पीक वैल्यू, और वो होता है प्लस ई जीरो, ये होता है माइनस ई जीरो। अपना वेव ऐसा चलता रहता, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके फाइन। तो भाई अच्छा, ऐसे ग्राफ को, ऐसे टाइप के ग्राफ को कहते हैं साइन्यूसॉइडल ग्राफ। क्या बोलते भाई, बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ, इसीलिए तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, आपने नोट किया उसमें, इसकी समझ में आया एवरीवन, इसके वजह से इसको साइन्यूसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। और ऐसे ग्राफ में हम क्या डालते हैं, ठीक है, ये उसका कनेक्शन है। ठीक है, चलो समझ में आया एवरीवन। ओके चलो भाई, अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, पिक वैल्यू। तो बोलो क्या लिखा भाई, बोलो यार। तो अभी क्या है मालूम है, अब कभी आपको करंट की बात करनी तो आप ये अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो, ईएमएफ की बात करनी है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हो। लेकिन अगर दोनों की एक साथ बात करनी है तो आप ये वर्ड यूज करते हो। अब ये सिग्नल आपका भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो कभी अगर सिग्नल बोल दिए, क्या बोल दिए, तो समझ जाना वो ना, जब करंट बोले तो सिर्फ करंट, ईएमएफ बोले तो सिर्फ ईएमएफ, सिग्नल बोले तो दोनों को एक साथ बोलना तो सिग्नल बोल दो। ठीक है, चलो भाई। तो हमारे पास फॉर्मूला था, सब यहां देखो बेटा। ओके, किसी ने आपसे पूछा पीक वैल्यू क्या है, अगर पूछा गया पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो याद रखना सब ये बोलेंगे क्या, अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, है ना। ओके, अगर पूछा गया भैया पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, तो आप क्या बोलोगे। ओके, समझ में आ रहा है एवरीवन। अच्छा, इधर देखो एंड में क्या लिखा है, सर आइदर डायरेक्शन क्यों लिखा है, अरे यार ग्राफ देखो, अगर आप ऊपर गए तो भी पीक वैल्यू, नीचे गए तो भी पीक वैल्यू, इसी को बोलते हैं आइदर डायरेक्शन। क्या बोले, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलते भाई वो मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू, नहीं, वो भी मैक्सिमम वैल्यू है, बस वो पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में, वो भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है। ठीक है, चलो भाई। ओके, अब पीक वैल्यू का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अभी हमको मालूम है, इधर सुनो भाई। तो नॉर्मली हमने सुना था ईएमएफ का क्या फॉर्मूला था, सब बोलो भाई। इसमें से पीक वैल्यू कौन है, तो बोला था ना अपन ने, डिस्कस कर लिए, तो पीक वैल्यू कौन है। तो किसी ने ऐसे पूछा ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, तो यार साइन को यहां घुमा दो, सब बोलो क्या मिलेगा, बस इसी ई नॉट को कहते हैं। हाँ अच्छा, आई नॉट का क्या, आई का क्या फॉर्मूला है, सब बोलो। सर वो जो है ना, आपने थोड़ी देर पहले प्लस अल्फा बताए थे, इधर नहीं लिखे। अरे सुनो भाई, जनरली हम लोग प्लस अल्फा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोलो ना, बोलो। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस अल्फा। ठीक है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुनो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बोलो। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, अब मैं बताऊंगा बाद में कब होता है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो गया तो आप ही सोचो, ओमेगा टी प्लस अल्फा था ना, लेकिन अल्फा क्या हो गया, तो फिर इसको लिखने की जरूरत, तब अपना फॉर्मूला क्या होगा, अब इसमें से पीक वैल्यू कौन है, आई नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सब बोलो। तो सिंपल एवरीवन, ई नॉट का फॉर्मूला क्या है और आई नॉट का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट को क्या बोलते हैं और आई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, चलो भाई सब याद करो फटाफट फॉर्मूलेस। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या तो आप ये नाम दे दो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बोलो क्या नाम है, एवरेज
ना जोर से, या तो देखो मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर, ओके। अभी आपने एक ग्राफ देखा ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कुछ तो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा ना, उसी को कहते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं भाई? एवरेज। एवरेज मतलब हम लोग एक बीच की लाइन पकड़ते हैं। एवरीबॉडी हियर, अब इमेजिन करो सीसॉ है, सीसॉ समझते हैं है ना, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कोई तो एक पॉइंट होगा ना, बीच का पॉइंट है ना, ओके, उसको कहते हैं एवरेज। क्या है वो? एवरेज। एवरेज मतलब हमने अंदाजा लगा लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन ना कभी जा रहा है सेंचुरी बना रहा है, कभी जा रहा 25 बना रहा है, कभी जा रहा 30 बना रहा है, कभी डबल सेंचुरी, कभी 0 पे आउट हो रहा है। अब मान लो उसका एवरेज है 40, कितना एवरेज है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भैया ये बंदा लगभग हर मैच में 40 के अराउंड रन बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि 40 बनाता है, उससे ज्यादा भी बना सकता है उससे, लेकिन अराउंड इतना ये बनाने की ताकत रखता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो अब हम लोग वही निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज निकालने के पहले मैं आपको एक बात बताया, एवरीबॉडी हियर, सबसे पहले एवरेज को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, पढ़ो भाई, एवरेज क्या है? एवरेज वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ, अगर वोल्टेज निकाल रहे, वोल्टेज यानी ईएमएफ है यहाँ पे, ओके, अगर करंट निकाल रहे, करंट ओवर, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, सब इधर देखो भाई, यहां से कहानी शुरू हुई यहां तक गई, इसको कहते हैं कंप्लीट साइकिल। क्या ये? क्योंकि एक वेव कंप्लीट हो गया ना, यस नो, तो हाफ साइकिल किसको बोलेंगे फिर? इतने को, समझ में आ रहा है एवरीवन? इतने, इसको बोलेंगे हाफ साइकिल। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया डेफिनेशन की बात, ओके, लेकिन एक्चुअली में एवरेज वैल्यू निकालते कैसे? सब लोग यहां पे ध्यान देना, ये दिख रहा है, इससे हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू। अभी हमको मालूम है, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? E0, याद है ना? तो बोलो क्या? थोड़ी देर के लिए ओमेगा टी को मैं टीटा मान लेता हूं, तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू, है ना? अब सुनो, क्योंकि हमारा, अभी बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, हमारा वेव ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर जाता नीचे जाता है। सुनो, तो जब वो ऊपर नीचे जाता रहता है, तब कौन सी वैल्यू को जल्दी से, मतलब इमीडिएटली फर्क पड़ता है? ई को, E0 को, या टीटा को? सोचो, या साइन टीटा को, ऐसा बोलूंगा। जब ये वेव ऊपर नीचे जाता रहता है, सबसे पहला फर्क किसको पड़ता है? ई को, E0 को, या साइन टीटा को? E0 तो पीक वैल्यू है, वो तो फिक्स हो जाती है एक ही बार में। साइन थीटा को जब ऊपर नीचे जाएगा तो एंगल चेंज होता रहेगा ना, जब ऊपर नीचे जाता रहेगा तो क्या चेंज होता रहेगा? तो अगर आपको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? आप इसका एवरेज निकालो, क्योंकि यही बंदा बार बार, इसके चेंज होने की वजह से एवरीवन ये चेंज होता है, ये तो फिक्स ही होता है, ओके, इसके चेंज होने की वजह से ये चेंज होता है। तो इसीलिए देखो हमने इसको पकड़ा, सब बोलो, क्योंकि हमको मालूम है भैया इस फॉर्मूले में अगर किसी को करना है तो इसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसने एवरेज बता दिया तो बाकी सबका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या निकालने की कोशिश की है, सब बोलो। इसका सिंबल ये है, सिंबल देख लो, सिंबल देख लो, ये जो सिंबल दिख रहा है, इसको पढ़ने का तरीका ही ऐसा है। कैसा है, सब बोलो। हाँ, अब एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। यहां पे हमारा लिमिट होगा 0 to पाई, दिख रहा है वहां लिखा हुआ है 0 रेडियन टू पाई रेडियन लिखा हुआ है, नीचे देखो 0 ऊपर, इधर भी देखो 0 ऊपर, तो ये चीज को, ये इतने हिस्से को एक फॉर्मूले की तरह जल्दी याद कर लो, फटाफट जल्दी से।
अभी सुनो एवरीबॉडी हियर, आपने डेफिनेशन में नोट किया क्या लिखा था? जब भी हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसका निकालेंगे? बोलो जोर से, कॉमन सेंस लगाओ। 1/2 साइकिल का क्यों निकालते रहेंगे? आधे साइकिल का एवरेज क्यों निकालते? पूरे साइकिल का क्यों नहीं निकालते? आएगा जब भी आप पूरे साइकिल का निकालोगे। आप सोचो सोचो, ये इतना ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है, मान लो ये +10 ऊपर जा रहा है और -10 नीचे आ रहा है, जब आप इसका एवरेज निकालोगे क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे सर एवरेज कैसे निकालते हैं? ऊपर का नंबर लो, नीचे का नंबर लो, डिवाइड बाय 2 करो, +10 -10 आंसर क्या आएगा? 0। 0/2 आंसर क्या आएगा? 0। सर ऐसा करो, ऊपर 100 लो, अरे तो नीचे भी तो फिर आंसर फिर से, सर नंबर चेंज करो ना, अच्छा 500 ले लो तो नीचे भी, मतलब हर बार आंसर। इसलिए फुल साइकिल लेते ही नहीं है। अगर आपने फुल साइकिल लिया ना तो आंसर हमेशा क्या कर ना, इसलिए हाफ साइकिल लेते। समझ में आई बात है एवरीवन? ओके। और दूसरी चीज, सर 0 to पाई क्यों लिए सर? अरे भाई अगर फुल साइकिल लेते तो लेते 0 to, लेकिन हमने तो सिर्फ, तो 0 से कहां तक जाएंगे? कॉमन सेंस। बात समझ में आई एवरीवन? ये चीज है एवरीवन, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 0 to पाई, 0 to पाई। चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है, बोलो ना जोर से, अरे बोलो ना जोर से, हाँ -cos थीटा। कभी कभी देखो डेरिवेटिव में साइन का मैं लिख देता हूँ -cos, वैसे क्योंकि फॉर्मूले ऐसे इसके, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos होता है लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन -cos। खैर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होता है थीटा। ओके कैसे सर? अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो बोलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा? थीटा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है -cos x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या हो गया? -cos थीटा। ठीक है चलो भाई, तो इंटीग्रेशन तो हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करते हैं? अपर लिमिट, बोलो जोर से, हाँ ऊपर देखो क्या लिखा है? -cos थीटा, ऊपर पाई, नीचे 0, बराबर। ओके सब लोग यहाँ ध्यान दो, -cos थीटा, ऊपर पाई, नीचे 0। माइनस को थोड़ा बाहर रख देता हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी cos अपर लिमिट -cos लोअर लिमिट। सही है? चलो जल्दी से बताओ cos पाई क्या होता है? कहानी रुक गई, -1। ओके लॉग बुक निकाल के रखो यार, नहीं आता तो क्या कहा? cos 0 क्या होता है? 1। ओके तो सोचो, -1 यानी क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? +2। ये देखो इसलिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? ये ओके ऐसे आए। अच्छा डिनोमिनेटर भी बता दो, को डिनोमिनेटर भी बता देता हूँ। सुनो इधर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? थीटा। करना क्या अभी? अपर लिमिट माइनस, तो थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट और थीटा की जगह पे एक बार लोअर लिमिट और बीच में, तो पाई -0 क्या होगा? पाई, इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है? पाई। अब सुनो इधर एक और चीज, इधर अब हमको मालूम है भैया पाई क्या होता है? 3.14 है ना? पाई क्या होता है? अगर आपने डिवाइड किया, करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? 0.637। ये अब लिखो सारी चीजें। ओके आगे ही कहानी। तो हमको मालूम पड़ गया एवरीवन कि इसका आंसर आया, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना है भाई? तो अगर आपको याद है तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? I = E0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी को हमने क्या ले लिया था? थीटा। तो E = E0 sin थीटा। सही है? साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना आया? तो आप ही बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? है ना? E = E0 sin थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना? 0.637। तो E = 0.637 × E0। सही है? ओके क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा नीचे? AV का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। अब हमको मालूम है जो फॉर्मूला E पे काम करता है वही फॉर्मूला I पे भी तो काम करता है ना। ओके तो ये E एवरेज का फॉर्मूला बन गया, ये I एवरेज का। तो एवरेज EMF, एवरेज करंट।
ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, चलो लिख लो, जो भी जरूरी चीजें लिख लो जल्दी। अगला टॉपिक सुनो एवरीवन, घर पे आके एवरीवन इसको बार बार रिवाइज करो एवरीवन, बार वीडियोस को देखना है एवरीवन और रिवाइज करते रहना इसको। ओके क्लियर, क्योंकि इसमें टर्म्स नए नए हैं। अगला टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। मार्क कर लो, अगला टॉपिक ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। ठीक है, रेडी एवरीवन हियर। ठीक है, अब ये क्या सीन है, सुनो, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, क्यों है, कैसे है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो क्या है मालूम है एवरीवन, अब हमारे पास है ना दो लोग हैं अब इधर, एक है अल्टरनेटिंग और एक है डायरेक्ट, है ना। एक है अल्टरनेटिंग सिग्नल, सिग्नल मतलब ईएमएफ और करंट दोनों, दूसरा है डायरेक्ट सिग्नल। कंपेयर कैसे करोगे आप, कंपेयर करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सब इधर सुनो, कंपैरिजन का मतलब क्या भाई, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में क्या रुपीस चलता है? बाप रे क्या सवाल पूछ ली सर आपने। अरे इतना तो मालूम रहेगा ना, पूरे दुनिया में रुपी चलता है क्या? नहीं है। ओके, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें चलती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा एवरीवन कि हम दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाए, सब इधर, हम दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाए, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मान लो तुम यूएस में चले गए। ओके, अब यूएस में तक तुमको जो घूमना है एवरीवन, तो वहां पे तुमको चीजें डॉलर्स में, है ना, डॉलर्स में ट्रेड करना है वहां पे। तो अब जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचोगे आपको कितना डॉलर चाहिए उतना रुपीस दो। ओके, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि आपका 1 रुपया वहां का $1 नहीं है ना। कंपैरिजन कैसे होगा भाई, बात समझ में आ रही है एवरीवन? कंपेयर करने के लिए कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे ना। तो भैया ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं वगैरह वगैरह, ये सब लोगों ने इन्होंने तरीका निकाला, जिससे ना, अब वो तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन एक तरीका बता दिया उन्होंने जिससे हमको हर दिन पता चलता है कि भाई आज इतने डॉलर का 1 रुपया है या इतने रुपीस का $1 है। बराबर है? तुम एयरपोर्ट पे उतरो, तुम अपने पैसे दो, वो तुमको डॉलर में कन्वर्ट करके दे देंगे। तुमने बहुत सारा, तुमने 50,000 रुपया दिया, तुमको $50,000 नहीं मिलेंगे। वो लोग आपको बताएंगे आज है ना $1 है ना इतने इतने रुपीस का है, तो उसके हिसाब से डिवाइड करके आपको पैसा दे देंगे। बात समझ में आई है ना? तो इसके पीछे ना बहुत सारे कैलकुलेशन है। तुम वहां से निकल के दूसरी कंट्री में चले गए, है ना, वहां पे कोई और करेंसी चलती है, वहां पे जब तुमने पैसे दिए तो तुमने दिया जितना उससे ज्यादा मिल गया। पता है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी है। ओके, तुम वहां पे 100 रुपए में ना आराम से पूरा दिन घूमोगे भी, पैसा बच भी जाएगा। ऐसी ऐसी भी कंट्रीज है। तो ये सब कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। हमको तरीके में नहीं पढ़ते हम लोग सिर्फ क्या करते, पैसे देते, करेंसी लेते, खत्म बात। बराबर? सुनो, यहां पे ना एक दिक्कत होने लगी। क्या सर? भैया एक बंदा है ऑल्टरनेटिंग, दूसरा बंदा है डायरेक्ट। एक बंदा सीधा चलता है, दूसरा बंदा, है ना, कंपेयर कैसे करोगे यार? इसका इतना तो इसका कितना, समझ में आ रहा? कंपैरिजन ही नहीं हो रहा था। तो पहले हमको लगा कि एवरेज निकाल लो। लेकिन एवरेज निकालने में क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, ये तो सीधा सीधा चलता है, ये तो कभी ऊपर नीचे जाता ही नहीं, तो इसका एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका एवरेज निकालो तो ठीक है, कुछ आंसर आता, लेकिन कंपैरिजन नहीं बन रहा था। इसीलिए हमने ये तरीका ढूंढा। तरीके का नाम है, हाँ, ये सब बोलो क्या? बोलो ना यार, फास्ट बोलो जरा। चलो ठीक है एवरीबडी यार। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। अब एवरीवन ये चीज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का ये फंडा है। अब इसको देखो क्या लिखा है, आई, नीचे क्या लिखा है, RMS। कौन है सर RMS?
खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद करना है एवरीवन। आई आर एम एस ओके इज इक्वल टू, या आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी डीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहली बात 0 to 2 पाई लिए, हाँ, क्योंकि पिछली बार है ना जो हम लोग ले रहे थे वो सिर्फ किस पे ले रहे थे, हाफ साइकिल, लेकिन रूट मीन स्क्वायर से क्या होगा, हम पूरे साइकिल को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा 0 to 2 पाई। ठीक है, अब इसके अंदर घुसूंगा तो बहुत सारी स्क्वायर क्यों आया और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें एवरीवन, फिलहाल के लिए इतना ही देखो। ओके, वो स्क्वायर इसलिए आता है एवरीवन क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला उसमें स्क्वायर आता है, तो वो सब छोड़ो, फिलहाल के लिए इतना याद रखना, ये हमारा आई स्क्वायर आर एम एस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डीटा अपॉन 2 पाई। इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, फाइन, पहले ये मार्क कर लो, इसको याद कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हियर, तो सबसे पहले तो आई है, क्या है, हमको मालूम है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आई 0 साइन ओमेगा टी, याद है ना, तो बोलो क्या है, थोड़ी देर के लिए ओमेगा टी को हटा के क्या ले लेंगे, टीटा, तो क्या बन गया बोलो, आई। तो यार हमारे पास आई स्क्वायर है, तो अगर हमने ये आई की वैल्यू यहां डाल दी और स्क्वायर कर दिए तो यही मिलेगा, है ना, क्या है, सेम तो है, खाली क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ये हो गया, हमने ये फॉर्मूला यूज किए, आई इक्वल टू, लिखते रहो साथ साथ में चलते रहो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन टीटा। चलो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसमें से ये जो 2 पाई है ये बाहर आ गया, अब इधर फटाफट फटाफट एकदम एक्टिव एकदम क्विक, 2 पाई बाहर आ गया, क्यों सर, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में कांस्टेंट्स को अंदर बाहर रखते। चलो एक और बंदा आई नॉट, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रख दो, तो इतना हिस्सा बाहर आ गया। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, फॉर्मूला नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है दोनों। साइन स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर हमने साइन स्क्वायर को ही चेंज कर दिया, हमने साइन स्क्वायर को ऐसा लिखा, क्या, 1 माइनस कॉस 2 टीटा अपॉन 2, नोट इट डाउन, ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 टीटा अपॉन 2, मार्क कर लेना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि इंटीग्रेशन में इस बंदे का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए हमने इसको चेंज करके ऐसा, सर इसका फॉर्मूला, अरे तभी तो किए ना। अब देखो सबसे पहले 2 को बाहर ले लो, ये देखो 2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 बाहर आ गया तो अंदर कौन कौन बचा, एक बचा 1, दूसरा क्या बचा, बराबर, अभी डी डीटा नहीं, डी डीटा इसको दोनों को दे देना, ठीक है, और इंटीग्रेशन की साइन को अंदर भेजो, तो क्या होगा, देखो पहला पार्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डीटा, दूसरा पार्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डीटा डी डीटा, सही है, मैंने कहा डी डीटा को अंदर भेजो दोनों के पास और इंटीग्रेशन दे दो दोनों को, ये देखो ये पहला बंदा आएगा, ये दूसरा बंदा आएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था इंटीग्रेशन ऑफ डी डीटा क्या होता है, डीटा, अभी थोड़ी देर पहले सुने थे यार, क्यों सर, अरे क्योंकि ये भी मैंने बताया था, क्योंकि बोलो, अच्छा दूसरा कौन है वहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डीटा का फॉर्मूला होता है ये साइन 2 डीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डीटा होता है साइन 2 डीटा अपॉन 2, कहां से आया सर ये फॉर्मूला, ये देखो याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स रहा ना, ये डी एक्स साथ में रहता है, ओके, तो आंसर आता है साइन के एक्स अपॉन के, इसलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 डीटा का साइन 2 डीटा अपॉन 2, समझा गेम एवरीवन, हर चीज लिखो, हर चीज लिखो, बहुत सारी माइनर माइनर डिटेल है, लिख लो। चलो सुनो आगे, एवरीवन ईयर, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए भाई, एवरीवन ईयर, ओके, हाँ क्या पढ़ना घूमते,
0 to 2 पाई। चलो हो गया अपना इंटीग्रेशन खत्म। तो इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद अपर लिमिट माइनस, वही तो होता है और वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो भाई, तो पहले बात करेंगे अपर लिमिट की। अपर लिमिट में कौन है? 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2, ये हो गया अपर, माइनस लोअर 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सही है। अब सुनो क्या हुआ, एवरीबडी यार, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का। क्यों सर? अरे ये पूरा का पूरा 0 हो गया। कैसे सर? अरे 2 इंटू 0 क्या होता है? साइन 0 0 0, तो पूरा का पूरा खत्म। इधर आ जाओ, 2 इंटू 2 पाई क्या हो गया? 4 पाई। चलो बताओ, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन भैया साइन 4 पाई भी 0 होता है। ये भी, तो ये भी चला गया, तो सिर्फ कौन बचा? कौन बचा? अब आप ही सोचो, इसका मतलब भैया इस पूरे बंदे का आंसर आया कितना? तो 2 पाई 2 पाई, क्या बचा? सही है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, राइट ना? ये देखो भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, तो कौन बचा? वो 2 पाई हमने लिखा, 2 पाई 2 पाई, क्या कैंसिल? तो बोलो, ऊपर आई नॉट स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 2। बस लिख लो सब जल्दी जल्दी। आगे की कहानी एवरीवन हियर। तो भाई हमको मालूम पड़ गया कि ये आंसर है हमारा। क्या आंसर है? लेकिन याद है ये किसका आंसर था? सब पढ़ो, क्या मिला? बोलो ना। लेकिन हमको आई स्क्वायर RMS नहीं चाहिए, हमको सिर्फ, तो क्या करना चाहिए? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द, स्क्वायरिंग मत करो और ऊपर चला जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या? हाँ, वो बाद में लिखना, पहले देखो। अगर हमने स्क्वायर रूट कर दिया, देखो क्या होगा, सुनो। इसके ऊपर स्क्वायर था, इधर इधर इधर, वो हट जाएगा, IRMS बन गया। इसके ऊपर स्क्वायर था, वो भी हटके आई नॉट बन गया। नीचे लेकिन 2 था, क्या था? तो वो क्या बन गया? ये। तो सब बोलो क्या मिला? अभी एक चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। सब लोग पढ़ो जोर से, फिर से समझा ये क्यों आया? और आई नॉट जो बचा था वो ये। ठीक है, एक चीज और सुन लो, इंपॉर्टेंट सुनो। क्या नाम था हमारे टॉपिक का? रूट मीन स्क्वायर। बोलो, देखो एक एक चीज को पकड़ो बराबर से। ये हमने यहां पे क्या किए थे? क्या किए थे? रूट डिवाइड किए 2 पाई से, मीन आई के ऊपर क्या था? रूट मीन। बोलो, समझा एवरीवन? इसलिए ये नाम रखा गया, रूट मीन स्क्वायर। अब ये जैसे हमने निकाला करंट के लिए, सुनो सुनो भाई, खत्म नहीं हुआ। सुनो क्या निकाल रहा? टिफिन। हाँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सुनो। ये जैसे हमने निकाला करंट के लिए, तो भाई वो हम लोग है ना स्कूल लाइफ में करते थे, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, बार बार कोई चीज सॉल्व करनी पड़ी तो हम एक वर्ड का काम इस्तेमाल करते थे। क्या? कि भैया जितनी मेहनत से हमने IRMS निकाला है, उतनी मेहनत अब मुझसे होने वाली, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जैसे IRMS था वैसे, जैसे आई नॉट अपॉन रूट 2 था वैसे, जैसे 0.707 आई नॉट था वैसे। तो भैया ये मेहनत मैं दोबारा करने वाला
समझ गए एवरीवन? तो जो फॉर्मूले आई पे काम करेंगे वही फॉर्मूले काम। इसके आगे भी कहानी कंटिन्यूड है, लेकिन ये एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज को लिख लो भाई।